इंडिया में के पॉप का क्रेज तब से ही चालू है जब लोगों ने पहली बार गांगनम स्टाइल सुना था, फिर बीटीएस का डायनामाइट सुना एंड उसके बाद ब्लैक पिंक का हाउ यू लाइक दैट। पर आज बस इन तीनों में इंडिया की ऑडियंस लिमिटेड नहीं रही। आज लोग कोरियन ड्रामास देखना पसंद करते हैं, के पॉप सुनते हैं, कोरियन फूड खाते हैं और इन्हीं सब के बीच एक ड्रीम यूथ में क्वाइटली ग्रो हो रहा है, जो कि है के पॉप आइडल बनने का। सबके माइंड में एक ही सवाल घूमते रहता है, क्या एक नॉर्मल इंसान स्पेशली इंडिया से सच में के पॉप आइडल बन सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। हम ऑलरेडी देख चुके हैं श्रेया लेंका को, जो ओडिशा से आई और 2022 में ब्लैक स्वॉन के साथ डेब्यू किया। उसके बाद आर्या यानी गौतमी फ्रॉम केरला 2023 में एक्स सिन के साथ डेब्यू करती हैं। तो आज के टाइम में ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये ऑलरेडी रियलिटी बन चुका है। ऊपर से सितंबर 2025 में के पॉप जायंट हाइब मुंबई में एंटर कर चुका है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग JYP एंटरटेनमेंट भी इंडियन मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है। इसीलिए लोगों के मन में एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है। पर फिर ये सवाल आता है, एक्चुअल पाथ क्या है के पॉप आइडल बनने का? यूजुअली जब हम के पॉप आइडल बनने की बात करते हैं, लोग सीधा बोल देते हैं वोकल्स होने चाहिए, डांस आना चाहिए, रैप आना चाहिए या लुक्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन जब आप सर्वाइवल शोज देखते हैं तब हमें एक्चुअल रियलिटी पता चलती है एंड एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि आइडल बनना सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं होता, उनमें और भी कई चीजें चाहिए होती हैं, जिसे आज हम एक सिंपल वे में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, हम एलिजिबल हैं या नहीं के पॉप आइडल बनने के लिए? तो एलिजिबिलिटी में मेनली 3 चीजें आती हैं, जेंडर, नेशनैलिटी और एज। सबसे पहले बात करते हैं जेंडर की। मेल हो या फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं। कभी ऑडिशन सेपरेट आते हैं बॉयज और गर्ल्स के लिए, कभी कोएड ग्रुप्स के लिए कंबाइंड ऑडिशंस भी होते हैं। ये कंपनी और प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। फिर आता है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी तब मैटर करती है जब ऑडिशन स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड हो कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के लिए, लेकिन अगर ऑडिशन ग्लोबल है तो इंडियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल का काफी कंपनीज वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही हैं, इसीलिए ज्योग्राफिकल बैरियर पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा। फिर आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि है एज। फिलहाल काफी ऑडिशंस 2007 से 2015-16 बॉर्न कैंडिडेट्स को टारगेट कर रहे हैं। थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन रेयर केसेस में। एज के केस में एक सिंपल लॉजिक है, जितनी छोटी एज में आप सिलेक्ट होते हो उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मान लो आप 13 की एज में सिलेक्ट होते हो तो आपके पास 18-20 ईयर्स तक ट्रेनिंग लेने का प्रॉपर टाइम होता है। आप ग्रेजुअली स्किल्स पॉलिश कर सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, स्टेज कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप 17 या 18 में सिलेक्ट होते हो तो डेब्यू प्रिपरेशन के लिए टाइम थोड़ा कम हो जाता है। कंपनी यूजुअली फास्टर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करती है। इसलिए इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जितनी कम एज में सिलेक्शन होता है उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। एलिजिबिलिटी के बाद एक और सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, क्या डिफरेंट लैंग्वेजेस जानना नेसेसरी है? अगर आप कोरियन, जापानीज, चाइनीज या इंग्लिश जानते हो तो डेफिनेटली एडवांटेज मिलती है, क्योंकि ये मेन टारगेट मार्केट्स हैं। लेकिन अगर लैंग्वेज नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं कि चांस खत्म हो गया। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो कंपनीज प्रॉपर लैंग्वेज ट्रेनिंग देती हैं। ट्रेनिंग पीरियड में लैंग्वेज क्लासेस नॉर्मल पार्ट होती हैं, मतलब लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है बट बैरियर नहीं है। एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई तो नेक्स्ट सवाल आता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे आप सिलेक्ट हो सको। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया 4 पिलर्स में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला आता है डांस। डांस आपको इंस्टेंट एडवांटेज देता है। अगर आप बिगनर से बेटर हो तो ट्रेनिंग के टाइम आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हो, क्योंकि के पॉप ट्रेनिंग सिर्फ कोरियोग्राफी सीखना नहीं होता। वहाँ हील्स पे डांस करना, अलग स्टाइल सीखना, स्टैमिना बिल्डिंग करना और स्टेज कंट्रोल सब सिखाया जाता है। लीसा, जे होप, होशी जैसे आइडल्स को देखकर समझ आता है कि स्ट्रॉन्ग डांसर की स्टेज प्रेजेंस नेचुरली अलग लेवल की होती है। लेकिन सिर्फ डांस इनफ नहीं होता। सेकंड पिलर में आता है वोकल्स। आज के टाइम में लाइव सिंगिंग बहुत स्क्रूटनाइज होती है। ऑनकोर स्टेजेस में बैक ट्रैक नहीं होता। अगर वोकल्स वीक हुए तो क्रिटिसिज्म ओपनली आता है। स्ट्रॉन्ग वोकलिस्ट्स को ज्यादा लाइंस मिलती हैं, सेंटर मोमेंट्स मिलते हैं और पब्लिक ट्रस्ट मिलता है। रेड वेलवेट, NMIXX, बेबी मॉन्स्टर जैसे ग्रुप्स को लोग कुछ भी कह लें, लेकिन उनके वोकल्स को लेकर लोग कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि सबको पता है वो स्ट्रॉन्ग वोकलिस्ट्स हैं। SM जैसी कंपनीज स्पेशली स्ट्रॉन्ग वोकल ग्रुप्स के लिए जानी जाती हैं। इससे आप समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है वोकल्स अच्छा होना। एंड वोकल्स के साथ रैप भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली YG जैसी कंपनीज में जहां हिप हॉप कल्चर स्ट्रॉन्ग है। एक सॉलिड रैपर होना स्ट्रॉन्ग एज देता है आइडल्स को। देन थर्ड पिलर में आता है स्टार क्वालिटी, एक ऐसी चीज जो कभी कभी डांस, वोकल्स और रैप सबको पीछे छोड़ देती है। ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है पर फील तुरंत हो जाता है। नेचुरल करिश्मा, मैग्नेटिक ऑरा, कैमरा पुल। G-Dragon, V, जेनी, करीना, वोनयोंग जैसे आइडल्स का ऑरा नोटिसेबल होता है। लोग उनकी प्रेजेंस को देखते ही कनेक्ट हो जाते हैं। YG स्टार क्वालिटी को बहुत प्रेफरेंस देता है। G-Dragon और जेनी डेब्यू से ही अपने ऑरा के लिए फेमस थे और इस बार के उनके ऑडिशन में भी YG के फाउंडर ने बोल दिया है कि वो नेक्स्ट G-Dragon और जेनी ढूंढ रहे हैं दुनिया के लिए।
देन फोर्थ पिलर है फिजिकल अपीयरेंस। रियलिटी ये है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में विजुअल्स मैटर करते हैं, पर ये सिर्फ टिपिकल ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं होता। इसमें फेस हार्मनी, बॉडी बैलेंस, स्टाइलिंग, अडेप्टेबिलिटी, पर्सनैलिटी और बिहेवियर सब इंक्लूड होता है। बहुत आइडल्स को कास्टिंग क्रू ने स्ट्रीट्स या कॉन्सर्ट्स में स्पॉट किया था। मतलब आप कितने चार्मिंग हो और कितना ऑडियंस पुल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ प्रिटी फेस या अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर होना इनफ नहीं है। अगर एटीट्यूड प्रॉब्लम हो, बुलिंग एलिगेशंस हो या बिहेवियर अच्छा ना हो तो लॉन्ग टर्म में करियर डैमेज हो सकता है। ये 4 मेन पिलर्स हैं, और अगर इनके अलावा भी कोई और टैलेंट है आप में, जैसे सॉन्ग राइटिंग, प्रोड्यूसिंग, एक्टिंग या स्टेज प्रेजेंस, तो जरूर शो करो। के-पॉप इंडस्ट्री में ऑलराउंडर होना सिर्फ एक बोनस नहीं, कभी कभी वही चीज आपको थाउजेंड्स ट्रेनीज से अलग बनाती है। ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक्चुअल सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनी लाइफ की रियलिटी चेक पर। सब्सक्राइब करें। थैंक यू।